हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक वीक में तो प्रीवियस क्वेश्चंस किया। कल से आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट है और पहले बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग पहली बार जुड़े होंगे। तो क्लास हमारा 6, 7 एंड 8 इन तीनों क्लास की ही एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। हिस्ट्री जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में भी अगर आप देखें तो हमारा जो है 6 कंप्लीट हो चुका है। 7 में 2 से 3 चैप्टर बाकी है। आज हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद से पॉलिटी। पॉलिटी तो बहुत ही छोटी है, आपने देखा होगा कि उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कुछ संविधान से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब रही बात हिस्ट्री का, तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री का ये तो पीडीएफ है जो कि डायरेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलता है फ्री में। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसमें से कुछ चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो कस्टमाइज नोट्स मैंने हिस्ट्री का खुद अपने हाथों से तैयार किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने परचेज कर लिया है ओनली 49 रुपीज़ में, क्योंकि केवल हिस्ट्री का ही बन पाया था। और ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको आपको जून के पहले ही वीक में दे दूँ, ठीक है। और अगर समय मिलेगा तो पॉलिटी भी, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में, इस वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिएगा हिस्ट्री पेड नोट्स के लिए। पूरा 6 और 8 कंप्लीट नोट्स मिलेगा बाइलिंगुअल। लास्ट में सैंपल में डाल दूंगी, देख लेना। और आपको डायरेक्ट मिलेगा, टीम हैंडल करती है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल हिस्ट्री 15 से 16 पूछी जाती है और पूरा पीडीएफ से ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो अपना ध्यान जरूर रखो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपका 7 जुलाई को पेपर है। यहाँ पर देखो, ये एयर वायु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित उष्मा को पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ठीक है। मतलब वो वहीं पर उसको रोक देती है और वहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होगा। मान लो ये रहे ही ना, बहुत ही कमी हो तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, कोई रह नहीं पाएगा। किंतु जब कारखाने और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो आप भी जानते हैं कि इससे टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना। दोनों चीजें हैं, अगर ये बहुत कम होगा तो ठंडा भी होगा, बट ये जो कारखाने हैं, ये जो इतने सारे पोल्यूशन है, ये जो कार के धुएं हैं, इससे भी वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है और इसी उष्मा के द्वारा हमारा जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, नोट्स वही लेना जो सच में सीरियस हो, क्योंकि डिटेल नोट्स मिला है। कुछ जो है जो कि 2 हफ्ते वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका पेपर नहीं निकलता है। यकीन मानो 17 लाख में से क्यों 1.5 लाख ही बच्चे पास होते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे ही सीरियस हैं और डिटेल में चीज़ें जिन्हें मिल रही हैं वो काफ़ी खुश हैं। बाकी जिनको बस तुक्का में पढ़ना है वो वन लाइनर के चक्कर में पड़े हुए हैं। वन लाइनर के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, सीटेट पास नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा लाइन ही आपने देखा होगा, अगर आपने भरोसा ना करें तो पूरा इतना तो पूरा आपका क्वेश्चन पेपर ही रहता है। एक साइड में एक क्वेश्चन, इतनी डिटेल में चीजें रहती हैं। स्टेटमेंट, एजर्शन, रीजन, 5 4 ऑप्शंस रहते हैं, आप सोच सकते हो। तो डिटेल में चीजों को पढ़ो। अब ये मान लो यहां से पूछ ले या ये चीज, कुछ लोग कहेंगे कि एक एक लाइन का वो आप बीपीएससी ही निकाल सकते हैं उससे, सीटेट नहीं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ भी पिघल रही है। इसी की वजह से जो है हमारा जो समुद्र है इसमें जल स्तर भी बढ़ रहा है। और आप जानते हो कि जब पिघलेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो आसपास में बाढ़ भी तो आएगी ना। तो दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके कारण फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु भी गायब होते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि, और हाल देख लीजिए ना, आजकल का टेम्परेचर 45, 46, 47 इतना रह रहा है। अब यहाँ पर हम वायु से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये तो सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम सब हैं, हमारे चारों ओर जो है वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है हमारे चारों ओर, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल सभी के लिए जरूरी है, आप भी जानते हो। जितने भी जीवित हैं, जीव जीवित हैं, वो सब वायुमंडल पे डिपेंड हैं। सांस लेने के लिए हमको वायु प्रदान करता है। सूर्य की जो किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। मान लो अगर ये हो ही ना, तो जो भी गर्मी वो डायरेक्ट आपके ही ऊपर पड़ेगी, ठीक है। दिन के समय सूर्य की गर्मी से भी तप होकर जल सकते हो अगर ये ना रहे तो, एवं रात के समय ठंडे से जम सकते हो। अतः यह कुल मिलाकर पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अब आप जिसने पहले स्टार्टिंग से ही जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैं कितनी बार बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है, तो इसको रट लो,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। उसमें से सबसे ज़्यादा आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डायरेक्ट नंबर पूछेगा, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। बाकी की जो गैसेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब 1% में आती हैं। तो कुल मिलाकर इनका तो आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी ही दो गैसेज हैं जो अभी मैंने बताया वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। बाकी CO2 आपका, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये कम मात्रा में होती हैं। इनके अलावा, गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। तो आप फोटोज में देख लीजिए, ये आपको याद रखना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परसेंट। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो वायु में सबसे अधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि अब आप सोचो ना कि ऑक्सीजन हम लेते हैं बट सबसे ज़्यादा तो मात्रा नाइट्रोजन का है, तो वो जाता तो है बट वो बाहर आ जाता है। परंतु जो कुछ प्लांट है ना, वो अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की उनकी आवश्यकता होती है, उनके जीवन के लिए, प्लांट के। ठीक है, वे सीधे ही वायु से नाइट्रोजन तो ले नहीं पाते हैं, तो मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में जो रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। और यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई नाइट्रोजन प्लांट किस तरीके से लेते हैं। डायरेक्ट तो लेगा नहीं, तो मिट्टी से ले लेगा। कुछ प्लांट है, उनकी जड़ों में जो रहने वाले जो जीवित जीवाणु हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर वो उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे कि प्लांट इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा। तो ये दूसरी गैस है और हमारे लिए, पशु के लिए, हम सभी के लिए, बिना ऑक्सीजन का तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। आप जानते ही हो, वायु से ही मिलता है। और आपने देखा होगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, सीटेट में तो पूछता ही है कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी समान बनी रहती है। बट ह्यूमन, मतलब हम सभी की वजह से जो है ये बैलेंस इसका बिगड़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के चक्कर में वृक्ष को काट रहे हैं और ये संतुलन बिगड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है, क्योंकि देखो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बट ये जो प्लांट है ना, हरे पादप, ये अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली जो भी CO2 है, इसकी मात्रा पादपों के द्वारा, प्लांट के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे कि ये संतुलन बना रहता है। बट ये जो संतुलन है, कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ हो जा रहा है और ये एटमॉस्फेयर में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप CO2 का जो बढ़ा हुआ आयतन है वो पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि अचानक से इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई, ये सब हमारा ही जो है, हमारे ही कर्म है, जो कि आप इस समय देख रहे हो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस बनाना जरूरी है, प्लांट्स लगाने हैं, बट यहाँ पर वृक्ष काटोगे तो भी संतुलन बिगड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा मनुष्य पशु के द्वारा। और आप जानते ही हैं कि ये संतुलन तो बना रहता है, बट जैसे ही कोयला, खनिज तेल और भी जो ईंधन है उसको हम जलाते हैं, तो उससे फिर से ये बैलेंस जो है इसका बिगड़ जाता है, जिसका हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। हमारा जो अर्थ है यहाँ पे, मौसम और जो क्लाइमेट है, ये इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, ये तो फिलहाल के लिए सभी जानते ही हैं, बट फिर भी NCERT में जो लाइन लिखी होती है आपको वही याद रखना है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ध्यान रखिएगा, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार ये चक्र चलता है। तो ध्यान रखना, जब भी वायु गर्म होगी वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, और जो ठंडी वायु होगी वो भारी होगी तो नीचे ही रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये देखिए, ये न्यूज़ के पूरे आर्टिकल हैं। ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, CO2 लेवल कितना बढ़ गया आप ये देख सकते हो। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थीम्ड, द विंटर वॉज वार्मस्ट ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि अब तो ठंड में भी गर्मियां पड़ने लग रही। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरेसिका एरा। तो इस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भूमंडलीय तापन जो है आज हमारे विश्व में एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये आपने देख ही लिया। अब वायुमंडल की संरचना देखो, इसके पहले वाले में मैंने आपको लेयर्स बताए थे, जिसने क्लास देखी होगी कि ये हमारा क्षोभ मंडल है,
मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और प्लेन वगैरह आपका समताप मंडल में उड़ता है, यहीं पर आपका ओजोन लेयर है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद से आपका मध्य मंडल, देन आपका ये ऊपर का। तो इसको एक बार देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले आपको इनके लेयर याद रखने हैं। पांच परत में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, बाह्य, बहिर्मंडल। अब क्षोभ मंडल आपको मैंने बार बार बताया है कि यह जो है सबसे इंपॉर्टेंट परत है, और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 13 किलोमीटर। अब देखो पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट ना क्वेश्चन पूछता था वन लाइनर में। अब ना ये लोग ऊंचाई भी पूछने लगे हैं स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का होगा ना तो उसमें ये पूरा वायुमंडल वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो रहे हैं। तो वायुमंडल जो है ये क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 13 किलोमीटर है, और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश, कोहरा, ओलावर्षण, ये सब इसी में होता है। इसी वजह से क्षोभ मंडल में ना प्लेन नहीं फ्लाई कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है। सॉरी। अगला देखो समताप मंडल। अब ये तो पता ही चल गया कि यहाँ पर ओजोन लेयर है, इसी में प्लेन वगैरह उड़ते हैं, बट ये आप ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को कहते हैं समताप, और इसका लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा कितना, 50 किलोमीटर। यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं होती नहीं है, इसलिए हवाई जहाज आराम से उड़ा सकते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये क्वेश्चन पूछता है ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो समताप मंडल में। और ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक गैस है ना, उससे हमारी रक्षा करता है। ये एक एक जो चीज यहाँ पर मिल रही है उसको आपको याद रखना है। अब मध्य मंडल है, मीजोस्फीयर। इसमें तो 2-3 चीजें पूछती हैं। एक तो उल्का पिंड इसी लेयर में आके जल जाता है, और उसके बाद ये पूछेगा कि ये वायुमंडल की तीसरी परत है, मतलब समताप के ठीक ऊपर है, और इसका भी याद रखना है यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड किस परत में आकर जलते हैं, तो वो है मध्य मंडल, ठीक है। देन आपका आएगा बाह्य मंडल, तो वो है हमारा बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे ना, तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आयन मंडल याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आयन मंडल किसका भाग है, तो इसी का भाग है, बाह्य वायुमंडल का। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ में ये क्वेश्चन पूछता है रेडियो संचार, वो भी बाह्य वायुमंडल से रिलेटेड है। रेडियो संचार के लिए हम इस परत का उपयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे भी इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। लास्ट हमारा 5th है बहिर्मंडल। सबसे बाहरी परत है, नाम से ही क्लियर है, वायु की एक पतली परत होती है। हल्की गैसें याद रखिएगा, हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ठीक है। तो पांचों हमने देख लिया। नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो, ये ध्यान रखिएगा, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के केवल इतना भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। सोचिए, तब भी इतनी ज्यादा हालत खराब है इस समय। अब मौसम और जलवायु ये सभी को पता है, लेकिन एक बार देखेंगे जरूर क्लाइमेट और वेदर। तो ये तो सभी को पता है कि मौसम क्या होता है, बारिश होगी, दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और तो यदि हम ये इमेजिन करें कि हमारा शरीर भी एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। कुल मिलाकर मौसम जो है वो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, जो कि आज के समय बना रहा है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही है, मौसम आप जानते ही हो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो ध्यान रखना, मौसम और जलवायु, ठीक है। अब तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछेगा आपसे, ये देखिए, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है, ताप मापी तापमान मापता है, और वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है, और ये पवन की दिशा दर्शाता है वात दिग्दर्शी। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1। ये आपको याद रखना है मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। अब तापमान आप जानते ही हैं कि डेली हम लोग फील कर ही रहे हैं कि किस तरीके से तापमान बदल रहा है। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जानते ही हो, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। अब आतपन इंसुलेशन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। ये बहुत बार पूछा हुआ है आतपन स्टेटमेंट में।
ठीक है। डिटेल में पढ़ना पहले ही बता देती हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी चाहिए अगर आप पास करना चाहते हो, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। अब आतपन आपने देखा, जैसे सूर्यताप बोलते हैं, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अब ये जब भी मैं भूमध्य रेखा बोलूंगी, ये हो गया और ये आपका पोल हो गया, तो इधर घटेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, टॉरिड जोन होता है, ठीक है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ध्रुव ध्रुव जो है वो बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, पोल्स पे ही सबसे ज्यादा ठंडी होती है ना, मैंने आपको बताया हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांव की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दिन के समय में एसोफेल्ट से बनी सड़क और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय में ये आपने देखा हो, कई बार छत पे हम लोग पानी डालते हैं कि चलो सोते हैं, वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। यही रीज़न है कि वो उष्मा मुक्त करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तापमान को जो मौसम से रिलेटेड यंत्र जो मैंने आपको बताए वो तो आपको याद ही रखना है। ये देखिए, तापमापी, वायुदापमापी, वर्षा मापी, वात दिग्दर्शी। बट ये भी ध्यान रखना कि तापमान को मापने की जो मानक इकाई है, मैं एक भी लाइन छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि पूछता ही है, तो प्लीज इस बात पे एक लाइक तो बनता है, एटलीस्ट आज तो कर दो 500 लाइक्स। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और ये वाली लाइन भी पूछी हुई है कि जल कितने पे जमेगा और कितने पे उबलेगा। तो 0 डिग्री पे जमता है और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक बार मैं आपको पहले ये बता देती हूं, फिर हम देखेंगे। तो चांद पर वायु नहीं है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। अतएव वहां पर वायुदाब भी, जब वायु ही नहीं है तो वायुदाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब भी वहां पर जाते हैं तो आप जानते ही हो कि वो सुरक्षित एकदम हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनकर जाते हैं ताकि वहां पे उनको दिक्कत ना हो। और यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। इसीलिए जो भी वहां पे जाता है वो उससे पूरा प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि चांद पर वैसे भी वायु नहीं है तो वायुदाब भी नहीं है। अपोजिट फोर्स लगेगा तो उनकी डेथ भी हो सकती है ना, इस वजह से। तो ये हमने पढ़ लिया। वायुदाब अब यही पढ़ रहे हैं। तो देखो आपको जानकर जो है आश्चर्य होगा कि वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु का दाब ना सभी दिशाओं से लग रहा है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठेगा, ठीक है, और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो ये पूरी लाइन है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा, जो भारी होगा वो नीचे ही रहेगा और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ये वाली लाइन याद रखना, इसको भूलना भी मत कि वायु हमेशा उच्च से निम्न दाब की ओर गमन करती है। हमेशा याद रखना, उच्च से निम्न, ठीक है। अब अगला है पवन। कौन कौन सी पवन होती है वो देख लेते हैं। तो पवन का नाम उसके आने की दिशा के ही आधार पर होता है। अगर पश्चिम से आती है तो हम पश्चिमी पवन कहते हैं। पछुआ पवन बोलते नहीं है कि देखो पछुआ पवन आज बह रही है, तो वही है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम कहते हैं पवन, हवा जिसे आप बोलते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही लाइन पूछता है उच्च से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं कि आप पवन का काम देख ही सकते हो। सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी पवन धीरे बहती है तो इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हो। कई बार बहुत तेजी से होता है, विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है और बहुत तेज हवा चलती है तो हम छाता भी लेकर नहीं चल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो तो पवन को मुख्यतः हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखना है। पहला है स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। तो ये डायरेक्ट पूछेगा, ऊपर वाला तो ऐसी ही कहानी थी, बट ये पूछेगा आपसे स्थायी पवनें किधर बहती हैं, तो याद रखिएगा पश्चिमी और पूर्वी पवनें, यही होती हैं स्थायी पवनें, लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें, ये आपको पता है ऋतुओं से अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें।
तीसरा है स्थानीय पौने। ये पौने किसी भी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलेंगे, जैसे कि स्थल और समुद्री समीर। ठीक है, तो क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं? ये होता है स्थानीय पौने। तो बेसिकली आपको तीनों याद रखना है, क्योंकि तीनों में मिलान करने के लिए आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, डिफरेंस करने के लिए आ सकता है, या फिर एजर्शन एंड रीजन में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये तो आप देख ही सकते हो, ये तो हमने ऑलरेडी कितनी बार देखा है। ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है, ये उच्च दाब हो गया, यहाँ पर ऐसी दिखाई गई है। ठीक है, चलिए, ये एक चक्रवात से रिलेटेड, चक्रवात के द्वारा किस तरीके से विनाश हुआ है, तो यहाँ से पूछा नहीं गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे PDF में मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कहानी बीच बीच में दी होती है। अब ये आप देख सकते हो, चक्रवाती वर्षा है, गर्म वायु ऊपर, ठंडी वायु, ये आपका पर्वतीय वर्षा है, एंड ये आपका सनवनी वर्षा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, क्योंकि यहां से पूछता है। आर्द्रता, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। आप देख सकते हो, जलवाष्प बनेगा। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को ही हम कहते हैं आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे कहते हैं आर्द्र दिन। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। आपने देखा होगा, चिपचिपाहट सा रहता है, इस समय ज्यादा हो रहा है, और काफी जो है वियर्ड सा फील भी होता है, एकदम चिपचिपाहट वाली गर्मी, उसी को बोलते हैं ना। कभी कभी आपने देखा होगा शाम के समय बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उसका यही रीजन है। वायु गर्म होगी तो वाटर को ना धारण, मतलब ऐसे पकड़ के रखने की इसकी क्षमता भी बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से बहुत ज्यादा आर्द्र हो जाएगा, कपड़े भी नहीं सूखेंगे, शरीर में पसीना भी आसानी से नहीं सूखेगा। तो ये हो गया आपका आर्द्रता। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, फिर ये कंडेंस होकर, मतलब संघनित होकर, ठंडा होकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये देखिए, मतलब जल की बूंद बनाते हैं। बादल फिर उसके बाद से जैसे ही बहुत हैवी हो जाता है तो बारिश का रूप ले लेते हैं। आप जानते ही हो कि बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है, और जब ये बहुत ज़्यादा बूंदें भारी हो जाती हैं, वायु में नहीं तैर पाती हैं, नहीं फ्लोट कर पाती हैं, तो बारिश हो जाता है। तो ये पूरा आपका वाटर साइकिल एक तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, प्लेन से तो बहुत सारे लोग ट्रैवल किए होंगे ना, तो आपने देखा होगा आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जहाज है, वो अपने पीछे ना सफ़ेद पद ऐसे आपको दिख रहा होगा, क्लाउडी क्लाउडी से ऐसे चिन्ह छोड़ते हुए जाते हैं। इनके इंजनों से जो निकली नमी है ना, वो संघनित हो जाती है। और वायु तो गतिमान है, गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी क्या करता है, कुछ देर तक आपको इसी तरीके से व्हाइट जो है हमें दिखता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण है, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ये वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पहाड़ी पाशों से पेड़ काटे जाते हैं। वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। सनवनी ये रहा, पर्वती ये रहा, और चक्रवाती वर्षा। तो ये आपको नाम याद रखना है, वर्षा के 3 प्रकार। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने ह्यूमिडिटी से रिलेटेड भी देख लिया है, और वाइट जो है ये भी हमने देख लिया कि क्यों ऐसा आपको पीछे जो है सफ़ेद पद जो दिखाई देता है, वो इंजन से निकली नमी जो है वो संघनित होती जाती है इसी वजह से। ठीक है, तो ये था आज की क्लास, और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जल की कमी, सूखा हो जाएगा, कई बार बारिश बहुत अधिक हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। और वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला हैं, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली आज की क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है इनके लिए, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। तो केवल PYQ एंड 1 लाइनर पे डिपेंड मत रहिएगा। पहले ही बता देती हूँ, जो आपको मैंने हिस्ट्री का नोट्स दिया है उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने अभी सुबह टेलीग्राम में भी दिखाया था आपको, एक एक क्वेश्चन वहां से आएगा, बट ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। 15 से 16 नंबर बहुत ही बड़ा अमाउंट नंबर होता है, आप भी जानते हो, केवल हिस्ट्री से आएगा। वायुमंडल क्या है देख ही लिया हम लोगों ने, अधिकतर भाग नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं, मौसम किसे कहते हैं, वर्षा के 3 प्रकार अभी हमने देखा, सनवनी, पर्वती, चक्रवाती। ठीक है, कौन सी गैसेज हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, ओजोन लेयर है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत बताइए, क्षोभ मंडल है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, तो वो है समताप मंडल, तभी प्लेन अच्छे से इसमें फ्लाई करता है।
वायुमंडल की परत में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा। इसका आंसर आप करोगे घ का, ठीक है। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो हम उसे कहते हैं वर्षा, प्रेसिपिटेट होके, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी और ये भी आपका होमवर्क है। आपको क्लास कैसी लगी बताना, और अगर हिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप यहाँ पर जो है सीटेट एसएसटी हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये पीडीएफ आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसके लिए ये पीडीएफ तैयार हो चुका है। प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है। 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए एनसीईआरटी है, बीपीएससी हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा ना, वहां पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश, और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है।